नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी आपके साथ में। बिहार की कोकिला नाम से मशहूर गायिका शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थी। छठ की गीतों से लोकप्रिय हुई शारदा सिन्हा ने छठ के दिन ही दुनिया को अलविदा कहा। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सबकी प्रार्थनाएं और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है। मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। ये दुखद खबर शेयर करते हुए उनके बेटे ने एक्स पर ये जानकारी दी। आपको बता दें कि बिहार की कोकिला नाम से मशहूर गायिका शारदा सिन्हा जी अब नहीं रही हैं। 72 साल की उम्र में शारदा सिन्हा जी ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित सिन्हा पिछले कई दिनों से एम्स अस्पताल में भर्ती थी। छठ की गीतों से लोकप्रिय हुई शारदा सिन्हा ने छठ के दिन ही दुनिया को अलविदा कह दिया। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी और कहा कि आप सबकी प्रार्थनाएं और प्यार हमेशा मां के साथ रहेंगे। मां को छठी मैया ने अपने पास बुला लिया है और मां अब शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं रही। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना के राजेंद्र नगर स्थित आवास पर लाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कल यानी गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा। मंगलवार रात दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वे 72 साल की थी। छठ के गाए उनके गीत बेहद मशहूर हुए और इस पर्व के पहले ही दिन उन्होंने अंतिम सांस ले ली। दिल्ली एम्स ने बताया कि सेप्टिसीमिया की वजह से शारदा सिन्हा की मौत हुई है। 26 अक्टूबर को तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था और 3 नवंबर को हालत में सुधार होने पर प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया था, लेकिन 4 नवंबर की शाम उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। इसके बाद से वे वेंटिलेटर पे थी। मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। महापर्व छठ से जुड़े उनके गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा जी का निधन न केवल बिहार बल्कि पूरे देश की संगीत और लोक संस्कृति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी मधुर आवाज और लोक गीतों ने हमारे लोक संगीत को एक नई पहचान दिलाई। बिहार की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने में उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा जी ने अपने संगीत से हमें और हमारी संस्कृति को जो गौरव प्रदान किया, वह सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उनके निधन से संगीत जगत में जो शून्यता उत्पन्न हुई है, उसे भर पाना असंभव है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस कठिन समय में उप मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और ईश्वर से इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मंत्री महेश्वर हजारी ने जल जीवन हरियाली दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परिकल्पना एवं दूरदर्शी सोच का सार्थक परिणाम है, जिसकी सराहना आज पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। यह अभियान मानव जीवन को सुरक्षित रखने वाली एक ऐसी व्यापक और बहुआयामी सोच पर आधारित है, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही संवरता है। उन्होंने कहा कि यह अभियान माननीय मुख्यमंत्री के पर्यावरण
प्रेम तथा जलवायु परिवर्तन को लेकर उनकी चिंताओं का प्रतिफल है, जिसके जरिए मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सूचना भवन के संवाद कक्ष में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें संबोधित सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी ने भी भाग लिया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने देव सूर्य मंदिर कार्तिक छठ मेला 2024 का उद्घाटन किया। इसके अलावा वे बड़े में स्थित प्रसिद्ध और पौराणिक सूर्य राघव मंदिर भी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित कार्तिक छठ मेला 2024 का उद्घाटन भी किया। लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन उन्होंने सूर्यकुंड तालाब के पास आयोजित देव सूर्य मंदिर कार्तिक छठ मेला 2024 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेला किसी भी क्षेत्र की परंपरा और लोगों की आस्था का प्रतिबिंब है। चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम आधुनिकता में इन धरोहरों से विमुख होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मेलों को प्रतिष्ठित करने में जुटी हुई है। सरकार ने लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसे स्थलों पर महोत्सव का आयोजन भी किया है। इस मौके पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने देव सूर्य मंदिर कार्तिक छठ मेला 2024 को भव्य बनाने के लिए 30 लाख रुपए की प्रस्तावित राशि भी आवंटित की। उन्होंने कहा कि देव सूर्य मंदिर देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक साल यहां छठ करने वालों की भीड़ बनी रहती है और इस साल भी यहां 5 लाख लोग के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है और सरकार की प्रतिबद्धता है कि आने वाले व्रतियों के किसी प्रकार की परेशानी न देखनी पड़े। रुख करते हैं झारखंड का। लोहरदगा समाहरणालय मैदान में आयोजित विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर कांग्रेस, राजद और जेएमएम पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कम से कम 2 बार एनडीए की सरकार दे, हम झारखंड को भारत के सबसे धनवान राज्य बना देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। दोनों राज्य में आज विकास की धारा बह रही है, लेकिन झारखंड आज भी पिछड़ा हुआ है, जिसके लिए सिर्फ कांग्रेस, राजद और झामुमो जिम्मेवार है। तीनों पार्टी राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, एनडीए की सरकार आएगी तो सबसे पहले घुसपैठियों पर रोक और घुसपैठ पर सख्त कानून बनाया जाएगा। हम समान नागरिक संहिता इस राज्य में लागू करेंगे, लेकिन यह आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आरक्षण मामले में कहा, विपक्ष के बहकावे और अफवाहों में न जाएं। मैं संकल्प लेकर वादा करता हूं कि कोई भी आपका आरक्षण छीनने का काम नहीं करेगा। उन्होंने चूल्हा प्रमुख मंच से आजसू के प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में वोट मांगते हुए गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने में 11 तारीख को राज्य की हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की घोषणा की। राज्य के लोगों को 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की भी बात कही। राज्य के वैसे बच्चे जो बीए कर चुके हैं, उन्हें 2 वर्षों तक 2000 रुपए महीना दिया जाएगा। फूलो झानो योजना के तहत हर बच्ची को किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 6 पोषण किट दिए जाएंगे और 21,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की भी बात कही।
आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के दौरे पर रहे और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए काफी वादे भी किए और उन्होंने खासा ध्यान महिलाओं और बच्चों की लाभ को लेकर कहा। कई योजनाओं को लेकर भी उन्होंने कई बातें बोली। लोहरदगा समाहरणालय मैदान में आयोजित विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि झारखंड के विकास में 3 स्पीड ब्रेकर कांग्रेस, राजद और जेएमएम पार्टी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में कम से कम 2 बार एनडीए की सरकार दें, हम झारखंड को भारत के सबसे धनवान राज्य बना देंगे। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथ लेते हुए झारखंड के साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। ये बातें कहीं दोनों राज्य में आज विकास की धारा बह रही है, लेकिन झारखंड आज भी पिछड़ा है, जिसके लिए सिर्फ कांग्रेस, राजद और झामुमो जिम्मेवार है। तीनों पार्टी राज्य के विकास में स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं। राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा। एनडीए की सरकार आएगी तो सबसे पहले घुसपैठियों पर रोक और घुसपैठ पर सख्त कानून बनाया जाएगा। हम सम्मान नागरिक संहिता इस राज्य में लागू करेंगे, लेकिन यह आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने आरक्षण मामले में कहा कि विपक्ष के बहकावे और अफवाहों में ना जाएं। मैं संकल्प लेकर वादा करता हूं कि कोई भी आपका आरक्षण छीनने का काम नहीं करेगा। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने चूल्हा प्रमुख मंच से आजसू के प्रत्याशी निरुशांति भगत के पक्ष में वोट मांगते हुए गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 11 तारीख को राज्य की हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की घोषणा की है। राज्य के लोगों में 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर और साल में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की भी बात कही है। बोकारो जिले के चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र के चंडीपुर फुटबॉल ग्राउंड में 10 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आजादी के बाद पहली बार चंदनक्यारी की धरती पर कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, जिसको लेकर चंडीपुर फुटबॉल ग्राउंड में तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। बताया जा रहा है कि 7 विधानसभा क्षेत्र से लोगों का आगमन होगा। साथ ही साथ विधानसभा के सभी प्रत्याशी के साथ साथ कई बड़े और वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। चंदनक्यारी एनडीए के प्रत्याशी अमर बाउरी ने के पक्ष में वोट अपील करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वहीं अमर बाउरी ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चंदनक्यारी की धरती पर आ रहे हैं। साथ ही रोटी बेटी माटी के लिए, झारखंड की अस्मिता के लिए, मूलवासी आदिवासी की अस्मिता की रक्षा के लिए जो इस चुनाव में संकल्प लेकर के कमर कसकर झारखंड जनता खड़ी है, इसका नेतृत्व देकर जाएंगे। साथ ही कहा कि उनके आने का असर तो पहले से ही दिख रहा है। उनके आने मात्र से ही विरोधियों की नींदें उड़ी हुई हैं। झारखंड की सरकार हिली हुई है। इस अत्याचारी कदाचारी सरकार को इस बार जनता पूर्ण विराम लगाने का काम करेगी। बोकारो विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने जनसंपर्क अभियान कर लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान श्वेता सिंह ने महिलाओं से मिलकर उनकी समस्या को जाना और विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। लोगों ने कई समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया। मीडिया से बात करते हुए श्वेता सिंह ने कहा कि जनता के बीच रहकर जनता का विकास करना हमारी प्राथमिकता होगी। प्रतिनिधि लोग जनता के कार्यों और विकास के लिए चुनते हैं, लेकिन यहाँ जो 10 वर्षों से विधायक रहे, उन्होंने अपना विकास और अपने परिवार का विकास किया है। आने वाले समय में हर एक गली मोहल्ले पर विकास की एक लकीर खींची जाएगी, ऐसा श्वेता सिंह ने कहा। आपको बता दें कि श्वेता सिंह आने वाले चुनाव को लेकर जोरों शोरों से चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं और जनता से भी जुड़ रही हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, श्वेता सिंह आने वाले चुनाव को लेकर काफी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रही हैं और लोगों की समस्याएं भी सुन रही हैं, उन्हें संवेदना भी दे रही हैं और वादे भी कर रही हैं।
विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के बेरमो प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह का जन आशीर्वाद यात्रा जोरों शोरों से चल रहा है। इसी के दौरान बेरमो प्रखंड अंतर्गत बैदकरो पश्चिमी, बेरमो पूर्वी, बेरमो पश्चिमी, कूरपनिया में जनसंपर्क कर जनता से वोट की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भटकिएगा नहीं। जनता से निवेदन है कि धर्म, जाति, माटी के नाम पर वोट नहीं दीजिएगा। सरकार के काम और विकास नीति पर वोट दीजिएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में इंडिया महागठबंधन के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने झामुमो के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पिछले 5 साल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा में विकास की लंबी लकीर खींची है। गढ़वा विधानसभा के विकास को देखकर विपक्ष भी हताश है। आपको बता दें कि गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने झामुमो के प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि पिछले 5 साल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गढ़वा विधानसभा में विकास की लंबी लकीरें खींची हैं। गढ़वा विधानसभा के विकास को देखकर इस समय विपक्ष भी हताश है। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना पुलिस ने एक पिकअप वैन से 35 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही की है। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए चास के रहने वाले अविनाश कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया है। सीडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अविनाश कुमार सिंह का अपराधी इतिहास है और शराब को बिहार ले जाने का काम किया जा रहा था। सीडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि गाड़ी से बंगाल से शराब बोकारो जिले में प्रवेश कराई गई थी। थाने के सामने पुलिस ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। पुलिस ने पीछा करते हुए आईटीआई मोड 4 लेन के पास गाड़ी और उसमें सवार व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जांच के क्रम में 35 पेटी विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब को जब्त किया गया है। नहाय खाय के साथ साथ मंगलवार से लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है। 4 दिवसीय इस महापर्व के पहले दिन छठ व्रतियों के द्वारा कद्दू भात खाया जाता है, दूसरे दिन खरना होता है। इधर झारखंड की राजधानी रांची में छठ घाटों की साफ सफाई पूरी हो चुकी है। घाट तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए रास्ते की साफ सफाई के साथ साथ प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी की गई है। इस बार झारखंड की राजधानी रांची छठ घाट का नजारा बदला हुआ दिख रहा है। नगर निगम और स्थानीय छठ पूजा समिति के द्वारा समय से पहले घाट को तैयार कर लिया गया है। पानी भी अन्य वर्षों की तुलना में अधिक साफ है, जिसके कारण छठ व्रतियों को किसी तरह की खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। छठ एक ऐसा अवसर होता है जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है और इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी होती है। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालुओं के द्वारा तैयारी कई महीनों से पहले शुरू हो जाती है। बुधवार 6 नवंबर को खरना के बाद 7 और 8 को भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर इस 4 दिवसीय महापौर का समापन होगा। छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य है और युवा अवस्था में ही इस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है। राज्योत्सव के मौके पर अपनी विरासत को सहेजने और छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प ले जनता से ये अपील छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम के दूसरे दिन मुख्य अतिथि राज्यपाल रमन डेका ने की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल डेका ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए गौरव का दिन है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम सब इसके लिए
हम सबके लिए ये काफी ऐतिहासिक क्षण है। इन वर्षों में हमने एक मजबूत आधार बनाया है और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने का संकल्प लिया है। उन्होंने इस अवसर पर राज्य निर्माण का स्वप्न देखने वाले और इसके लिए संघर्ष करने वाले पुरखों को भी नमन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा जन कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातियों, महिलाओं और युवाओं के उत्थान एवं कल्याण के लिए भी निरंतर पहल की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्योत्सव समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने संयुक्त मध्य प्रदेश के समय छत्तीसगढ़ में जन्म लिया और बड़े हुए, वे लोग तब और अब के फर्क को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें याद होगा कि किस तरह छत्तीसगढ़ में बार बार अकाल पड़ता था, किसानों को रोजी रोटी के लिए पलायन करना पड़ता था। सौभाग्य से जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझा और अलग राज्य का निर्माण किया। 24 साल पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ विकास की और तेजी से अग्रसर है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव स्थल नया रायपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और व्यापार परिसर में लोक सेवा स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विकास प्रदर्शनी में हर घर नल वाले आदर्श गांव का जीवंत मॉडल प्रदर्शित किया गया। गांव के मॉडल में हर घर लगे नल से लगातार गिर रही पानी की धार देखने वालों को वास्तविक गांव में ही मौजूदगी का एहसास करा रहा है। विभाग के स्टॉल में फील्ड टेस्ट किट से जल की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशिक्षित महिलाएं लोगों को किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता जांचने के बारे में भी बता रही हैं। राज्योत्सव स्थल पर लोग स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्टॉल में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के बारे में लोगों को जागरूक करने के फील्ड टेस्ट किए जा रहे हैं और फील्ड टेस्ट के किट के माध्यम से 10 तरह की परीक्षण की जानकारी प्रदर्शित की गई है। इसके माध्यम से लोगों को पेयजल में मटमैलापन, पीएच वैल्यू, लौह तत्व, क्षारीयता, कठोरता, क्लोराइड, रेसिड्रल, क्लोरीन, अमोनिया नाइट्रेट और फ्लोराइड के परीक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। खैरागढ़ जिले के गातापार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अगस्त महीने में अंतर्राज्यीय गौ तस्करों पर पुलिस ने कार्यवाही की थी, जिसमें खैरागढ़ जिला पुलिस लगातार गौ तस्करों के गिरोह के अंतिम आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिसमें अब तक खैरागढ़ जिला पुलिस को 7 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। वहीं आज पुलिस को पूरे मामले में 3 और आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। इस तरह से अब तक इस पूरे मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 130 गौवंश के रेस्क्यू किया गया था। पूरे मामले का खुलासा आज एसपी त्रिलोक बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।